अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं जहां से हमें इंटरनेशनल लॉ मिलता है। अब सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज का मतलब होता है ओरिजिन, या फिर उर्दू में अगर हम कहें तो ज़राए कि मतलब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं, ऐसे कौन से ओरिजिन हैं जहाँ से हम इंटरनेशनल लॉ को ड्राइव करते हैं और हमारे पास जो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जिनको हम कलेक्टिवली इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ अगर आपको याद हो तो अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में और दूसरी वीडियोज़ में हम इसको काफ़ी डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनेशनल लॉ दरअसल दो टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल है जो कि हैं इंटर एंड सेकेंड टर्म है नेशन, के दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान नेशंस के दरमियान में जो लॉ होता है उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, बैनुल अक़वामी कानून। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रेगुलेट और गवर्न द कंडक्ट ऑफ स्टेट्स और देयर इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि अब जो है इंटरनेशनल लॉ का स्कोप काफ़ी वाइड हो चुका है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ इंटरनेशनल स्टेट्स को गवर्न करता है, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट होगा। इसलिए इंटरनेशनल लॉ एक ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का नाम है जो कि रेगुलेट करता है स्टेट्स के कंडक्ट को और दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को, उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं इनकी सोर्सेज कौन कौन सी है, कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कौन कौन से ओरिजिन्स हैं जहाँ से हम इंटरनेशनल लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, इस चीज़ को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल जब हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है ओल्ड कॉन्सेप्ट और सेकंड हमारे पास आ जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ज़्यादातर बेस करता है कस्टम्स के ऊपर, जिसको हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ जो डिपेंड करता है वो हमें डिफ़ाइन किया कि आर्टिकल 338 के क्लास 1 के अंदर ऑफ ICJ स्टैट्यूट। जब हम कस्टम्स की बात करते हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक ऐसा ज़माना था जब कोई भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। तो क्या होता था कि कस्टम्स के ज़रिए, मतलब यूजेज के ज़रिए, जनरल प्रैक्टिस के ज़रिए जो है स्टेट्स आपस में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप कर लेती थी जो कि जनरली एक्सेप्ट किए जाते थे। उनको जो है फिर मिलाकर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया गया। जैसे कि अगर आपको याद हो तो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि पिछले ज़मानों में ये होता था कि एक स्टेट में जब एलची भेजे जाते थे, जिनको हम आज के दौर में एम्बेसडर कहते हैं, उन एलचियों को ख़ास प्रोटेक्शन हासिल होती थी क्योंकि वो सिर्फ एक पैगाम रसाई का काम करते थे। तो उनको जो है प्रोटेक्शन हासिल होती थी। कोई भी स्टेट जो है जिस स्टेट में वो पैगाम लेकर जा रहा होता था वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती थी एलची को। और दूसरे इस तरीके से जब ट्रेड एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट से कर रहे होते थे तो उसके लिए ख़ास रूल्स वगैरह होते थे। जंग के लिए ख़ास लॉज होते थे कि जब जो है सूरज गुरूब हो गया उसके बाद कोई भी दूसरी जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट पर हमला नहीं करेगी। अगर जंग चल रही होगी तो जंग को रोक दिया जाएगा और जब अगले दिन सूरज निकलेगा फिर जंग का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। जंग के दौरान जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए जो है जनरल प्रिंसिपल्स, कस्टम्स वगैरह डेवलप किए होते। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट के मुताबिक सोर्सेज का जो मेन पार्ट है वो मुश्तमिल होता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। ये हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट जो है उसके आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 के अंदर मटेरियल सोर्सेज दी गई कि ऐसी कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, वो अपने केसेस को डिसाइड करते हुए कौन कौन सी सोर्सेज को कंसिडर कर सकता है, वो डिफाइन किया गया आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 के अंदर। इसमें हमारे पास तकरीबन 4 किस्म की सोर्सेज जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज़, सबसे पहली सोर्स जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर करेगी अपने सामने आने वाले केसेस को डिसाइड करने के लिए, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल इनकम ट्रीटीज़ भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन या ट्रीटी की जब बात आती है तो हमें ये चीज़ तो एक कंफर्म होती है कि ये किसी ऐसे मतलब स्टेपुलेटेड रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो कि स्टेट्स ने आपस में मिल बैठ कर जो है उनको रेटिफाई किया है, रिकग्नाइज किया है, और उस रेटिफिकेशन की वजह से, उस रिकग्निशन की वजह से वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वो कन्वेंशंस, वो ट्रीटीज़ उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, इसलिए वो एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है इसमें वो है कस्टम्स, कि अगर आईसीजे के पास कोई केस आता है, सबसे पहले वो ये देखेगी कि कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटी अवेलेबल है जो कि उन स्टेट्स ने, जो कि उसके सामने पार्टीज बनकर आई हैं, उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया हो। अगर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो सेकंड चीज़ पर जो रिजॉर्ट कर सकती है कोर्ट वो है कस्टम्स। कस्टम्स को देख सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को, तो ये एक जनरल प्रैक्टिस जो स्टेट्स की होती है, जनरल प्रैक्टिस से जो रूल्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं उनको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर किया जाता है। इवन के वो जो है रिटन फॉर्म में नहीं होते, फिर भी उनको हम एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग 38(1)(b) ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में हमारे पास वो वाले प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जो कि नेचुरल जस्टिस और एक्विटी के ऊपर बेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने कुछ मैगजीन्स पढ़े हों, जैसे ऑडी अल्ट्रम पैट्रम जो है कि हेयर द अदर साइड और नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहेयर्ड, कि अगर एक आईसीजे के पास कोई केस वगैरह आ रहा है तो उसने दोनों स्टेट्स को सुनने के बाद किसी केस का फैसला सुनाना है। और दूसरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, कि अगर एक स्टेट का केस आईसीजे के पास आ रहा है तो उसी स्टेट का कोई भी जज उस बॉडी के ऊपर, जजेस की बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के जो रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स होते हैं, इस्टॉपेल के प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सारे वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि जनरली लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ कहलाते हैं। तो ये प्रिंसिपल भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38(1)(c) ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, के कोर्ट के सामने जब भी ये केस आ रहा होगा उस केस को डिसाइड करते हुए, हियर करते हुए, उस कोर्ट ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को भी कंसीडर करना है। उसके बाद जो है, जो इसका क्लॉज डी है वो हमें ये बताता है कि जुडिशियल डिसीजन, इसमें दो चीज़ों की बात की गई है। एक तो इन्होंने यहाँ पर जुडिशियल डिसीजंस की बात की है और सेकंड यहाँ पे बात की गई है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। कि आईसीजे के पास अगर कोई केस आ रहा है तो इनमें से अगर कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो एडिशनली एक और चीज़ जो है वो कंसीडर कर सकती है, वो है जुडिशियल डिसीजंस, जिनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस। और जैसे कि आईसीजे ने जो है पहले कोई केस डिसाइड किया है और सिमिलर केस जो है उसके सामने आ जाता है, तो क्या होता है कि न्यू केस डिसाइड करते वक्त जो ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस होते हैं उनसे कोर्ट गाइडेंस ले सकती है। उनके फैक्ट्स अगर सेम हैं, उनके ऊपर कोर्ट ने क्या व्यू पॉइंट दिया था, उस व्यू पॉइंट के देखते हुए कोर्ट जो है उनको एज अ गाइडेंस इस्तेमाल करते हुए न्यू केसेस को डिसाइड कर सकती है। ये भी इसलिए एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर आर्टिकल 38 रिकग्नाइज किए गए हैं। उसके बाद ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स होती हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे होते हैं अक्सर कि सैलमन ने ये कहा, ओपेनहिम ने ये कहा और जॉन ऑस्टिन ने ये कहा। तो ये सारे जो भी बंदे होते हैं इनको हम ज्यूरिस्ट कहते हैं। तो इन ज्यूरिस्ट की जो भी थ्योरीज वगैरह होती हैं, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, इनकी रिसर्च अच्छी होती है, इन्होंने
अपनी एनालॉजी के ऊपर, लीगल फ़िलासफ़ी के ऊपर काम किया होता है, और उसकी बेस के ऊपर इन्होंने जो है अपनी रिसर्चेज़ की बेस के ऊपर हमें कुछ थ्योरीज़ वगैरह दी होती हैं जिनको हम ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स वगैरह कहते हैं। इनको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिकग्नाइज़ किया गया है ICJ के स्टैट्यूट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ, कस्टमर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो कस्टम्स होते थे वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक आर्टिकल 38(1) के अंदर ICJ स्टैट्यूट के हमें 5 किस्म की सोर्सेज दी गई हैं: इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स। ये सारी चीज़ें एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर होती हैं। ये तो हमने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लिया सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का। अब अगर हम इन्हें जो है थोड़ा डिटेल से देखें तो सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की सोर्सेज में ट्रीटीज़ आ जाती हैं, ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस। अब ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन, ट्रीटी दरअसल जो मेन टर्म है, इसके साथ साथ जो दूसरी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कस्टम्स होती हैं, और इस तरीके के जो दूसरे बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं या जनरल एक्ट्स होते हैं, स्टैट्यूट्स वगैरह होते हैं, ये सारे टर्म्स जो हैं वो ट्रीटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर, कि ट्रीटीज़ के कौन कौन से नाम होते हैं और किन किन वजूहात पर जो है इन्हें डिफरेंट नाम दिए गए हैं, उसको हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रीटीज़ और कन्वेंशन में दरअसल बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रीटी जब जो है 5 या 6, 2 से ज़्यादा स्टेट्स, मतलब आकर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स आती हैं, वो आकर मिलकर बैठती हैं और किसी पॉइंट के ऊपर जो है आपस में एक अग्रीमेंट जो है वो डेवलप कर लेती हैं, मतलब अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इज़ कॉल्ड अ ट्रीटी। तो उन्होंने एक टाइम पर एक जगह पर बैठ कर जो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करके एक लॉ जो है अपने लिए डेवलप कर लिया, एक अग्रीमेंट बना लिया, उसको हम ट्रीटी का नाम दे देंगे। ट्रीटी जो है वहीं तक लिमिटेड होती है, उसके बाद जो है कोई भी दूसरी स्टेट उसमें शामिल नहीं हो सकती। लेकिन जब हम कन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं तो कन्वेंशन दरअसल कॉल करती हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गई। ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बना बनाया आपके आगे, स्टेट्स के आगे डॉक्यूमेंट रख देती हैं, स्टेट्स की एक जनरल जो है कन्वेंशन कॉल करती हैं, वो उनके सामने वो डॉक्यूमेंट रख देती हैं कि ये स्टैट्यूट है, जो स्टेट जो है इस चीज़ के लिए एग्री करती है वो अपने जो है इसके ऊपर साइन करती है। तो ना सिर्फ वो स्टेट जो कि उस कन्वेंशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर सकती हैं, बल्कि कोई दूसरी स्टेट जो है वो जो कि न्यूली डेवलप हो रही है बाद में, वो भी आने वाले वक्त में कुछ जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स वगैरह उस कन्वेंशन के अंदर डिफाइंड होते हैं कि एक स्टेट कैसे एक कन्वेंशन का हिस्सा बन सकती है, उसको फॉलो करते हुए वो इस कन्वेंशन का जो है मतलब सिग्नेटरी वगैरह बन सकती हैं। तो ये मेनली डिफरेंस होता है ट्रीटी एंड कन्वेंशंस के अंदर। अब हम जब ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन की बात करते हैं तो इनकी हमारे पास फर्दर काइंड्स भी आ जाती हैं। काइंड एज टू पार्टिसिपेशन में हमारे पास होती हैं, एक होती है बायलैटरल ट्रीटीज़। बायलैटरल ट्रीटीज़ में सिर्फ 2 स्टेट्स होंगी, 2 से ज़्यादा स्टेट्स नहीं होंगी। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है मिलकर कोई एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं, उसको हम बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं। और उसके अलावा होती है हमारे पास मल्टीलैटरल ट्रीटी। मल्टीलैटरल ट्रीटी में 2 से ज़्यादा जो है स्टेट्स या फिर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए, तब जाकर ये फिर कैटेगरी आ जाती है हमारे पास मल्टीलैटरल ट्रीटीज़। ये दोनों काइंड्स हैं एज टू पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ पार्टीज़ जो कि एक ट्रीटी या कन्वेंशन के अंदर होती हैं। उसके अलावा एक और इसकी काइंड होती है, वो होती है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। एक होती है लॉ मेकिंग ट्रीटी। लॉ मेकिंग ट्रीटी में क्या होता है, ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती हैं, ये जनरल ट्रीटीज़ या कन्वेंशंस होती हैं जिनमें स्टेट्स आपस में मिलकर बैठकर जो है किसी लॉ पॉइंट के ऊपर अपने फ्यूचर पर्सपेक्शन को जो है वो डेवलप कर रही होती है कि आने वाले वक्त में जो है हम इस चीज़ से बाइंड होंगे, हम इस चीज़ को अभी जो है एग्री करें, रिकग्नाइज करें। तो वो वाले जो जनरल जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्टेट्स आपस में एग्री कर लेती हैं और एक लॉ डेवलप कर लेती हैं अपने आने वाले वक्त में ख़ुद को रेगुलेट करने के लिए, उनको डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किया जाता है और उनको हम लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ कहते हैं। उसके बरक्स जो है इसकी एक और काइंड होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटीज़ कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटीज़ दरअसल जो है एक स्पेशल किस्म का एग्रीमेंट होता है जो कि लिमिटेड इशू के ऊपर होता है।
जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में CPEC का एग्रीमेंट है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी है। इसमें भी अगर दोनों में से कोई स्टेट वायलेट करती है तो उस ट्रीटी के प्रोविजंस के मुताबिक जो भी ट्राइब्यूनल वगैरह जो है उस डिस्प्यूट के लिए कॉम्पिटेंट है वो वहाँ पर मैंशन होगी, उसके मुताबिक उस ट्राइब्यूनल के पास आपका केस कॉन्टेस्ट किया जा सकता है दूसरे स्टेट के खिलाफ। तो इस किस्म की जो ट्रीटीज़ होती हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर, लिमिटेड सब्जेक्ट्स को डील कर रही होती हैं, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटीज़ कहते हैं। ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती हैं, डायरेक्ट सोर्स नहीं होती। ये तो होगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ट्रीटीज़ और कन्वेंशन। उसके बाद हमारे पास कस्टम्स आ जाते हैं, जिनको हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में वही बात के जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जनरल यूजेज की वजह से, स्टेट्स के जनरल प्रैक्टिस की वजह से एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर की जाती हैं, उसको हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सोर्स है। किसी ज़माने में ये सोल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होती थी, लेकिन आजकल जो है वो मेजर एंड सोल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन आ गई हैं, क्योंकि रिटन फॉर्म में जब तक एक स्टेट किसी चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करती, रेटिफाई नहीं करती, तब तक जो है उस चीज़ को उस स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं करार दिया जा सकता। इसलिए जो है आज फर्स्ट पोजीशन ले ली है ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस ने और सेकंड पोजीशन पर आ गई है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हमारे पास आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जनरल प्रिंसिपल्स वही जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा के एक जो केस ऑलरेडी सेम पॉइंट पर डिसाइड हो चुका है, उसी को दोबारा जो है किसी भी दूसरी ट्राइब्यूनल के आगे नहीं लाया जा सकता। प्रिंसिपल ऑफ या डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल होता है कि जो चीज़ आपने पहले कह दी है आप उसे वापस फिर नहीं सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि ICJ कंसीडर करती है अपने केसेस में या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। और उसके अलावा जो हमारे पास दूसरे प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपने दूसरी स्टेट को बगैर सुने किसी केस का फैसला नहीं देना। जैसे वैसे तो ICJ की जुरिसडिक्शन जो है वो कंटेंशियस होती है कि अगर आप कंसेंट देंगे तो आपको जो है उस केस में जो है एज अ पार्टी कंसिडर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल कोर्ट जो है वो कंसिडर करती है कि दूसरी पार्टी को बगैर सुने, ये नहीं किसी स्पेशल केस में अगर कोई पावरफुल स्टेट वहाँ पर आ जाए तो बगैर सुने उस केस का फैसला सुना दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी पार्टी को लाजमी सुनना है। अगर कोई केस किसी स्टेट का आ रहा है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का स्टेट का केस वहाँ पर जा रहा है, तो पाकिस्तान की स्टेट का अगर कोई जज ICJ के बोर्ड के अंदर है तो उसको वो उस केस में जो है जज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। तो पाकिस्तान का जज उस केस के लिए जज नहीं हो सकता। तो ऐसे किस्म के जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको सिविलाइज स्टेट जो है वो अपने लॉज के अंदर रिकग्नाइज करती हैं, उनको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन जिनको हम अगर स्टेट लॉ की बात करें तो हम इनको प्रेसिडेंट्स का नाम देते हैं कि वो वाले फैसले जो कि कोर्ट्स पहले से कर चुकी है। अब जब एक न्यू केस कोर्ट के सामने आ रहा होता है तो अगर कोर्ट ये देखती है कि पहले इस मैटर के ऊपर सेम जो है केस ऑलरेडी डिसाइडेड अवेलेबल है हमारे पास, तो कोर्ट क्या करेगी, उन जुडिशियल डिसीजन से गाइडेंस लेगी कि वहाँ पर फैक्ट्स क्या थे और उनके ऊपर कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग क्या दी थी। तो उसको एज अ गाइडेंस इस्तेमाल करते हुए जो है कोर्ट उन जुडिशियल डिसीजंस को भी कंसीडर कर सकती है। ये भी एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है हमारे पास। उसके बाद ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स हो गया, जो कि जैसे कि इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं उनकी राइटिंग, उनकी थ्योरीज वगैरह जो होती हैं वो भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर की जाती हैं। जैसे कि अगर मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर की, ओपनहेम का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर जॉन सैलमन की कोई थ्योरी आ गई, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी जो है अपनी एनालॉजी एक्सरसाइज करने के बाद जो है वो एक थ्योरीज वगैरह डेवलप करते हैं। तो इसलिए इनके जो ओपिनियंस होते हैं उनकी काफ़ी अहमियत होती है। और ICJ जो है अपने स्टैट्यूट के अंदर ये बात लिखती है आर्टिकल 38 के अंदर कि इन जो राइटिंग्स होती हैं, थ्योरीज वगैरह होती हैं, इनको भी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया गया है। उसके अलावा एक ऐसी चीज़ भी है जो कि आर्टिकल 38 के अंदर तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो भी ICJ अपने केसेस में कंसिडर करती है, वो है प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपको याद हो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में हमने इसको डिस्कस किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक यूनिवर्सल किस्म की नेचर की है, कोई भी स्टेट इसमें पार्टी हो सकती है जो कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूरी करे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम अगर स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन की ही बात करें तो यूनाइटेड नेशन खुद के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिनमें हमारे पास आईसीजे हो गया, जनरल असेंबली हो गया, यूएनएससी हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया और इकोनॉमिक काउंसिल हो गया। इस तरीके के 6 ऑर्गन्स तो यूनाइटेड नेशंस के हो गए, और इसके अलावा इसकी स्पेशलाइज एजेंसीज वगैरह होती हैं, जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, WIPO होगी, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एज अ प्रिंसिपल ऑर्गन हो या फिर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वगैरह हों, वो कोई भी अगर रूल्स वगैरह बना रही होती हैं ममालिक के लिए, उसको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर किया जाता है। अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो WHO का बहुत ज़्यादा किरदार रह चुका है। WHO की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, WHO की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उनको भी एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर किया जा सकता है इस प्रिंसिपल के मुताबिक। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारी जो भी सोर्सेज हैं ये एज अ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसीडर की जाती हैं। अपने जो ICJ के पास जो भी केसेस वगैरह आ रहे हैं उनको डिसाइड करने के लिए ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इन सारी सोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए केसेस का फैसला सुनाएगी। हालांकि यही नहीं, सिर्फ सोर्सेज इसी हद तक महदूद नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक सोर्स ऐसी आ गई जो कि आर्टिकल 38 के अंदर डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसी सोर्सेज भी आ सकती हैं आने वाले वक्तों में जो कि हमारे इनसे हटकर भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। वही बात, ये अभी तक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में है। तो आने वाले वक्त में इनके अलावा भी और भी सोर्सेज हो सकती हैं, लेकिन मेन सोर्सेज जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ की ये वाली कंसिडर की जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।